नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू। बाजार में आज अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स करीब 240 पॉइंट ऊपर रिकॉर्ड हाई लेवल पर खुला। सेंसेक्स ने आज 53,000 को भी पार किया, लेकिन दिन के हाई पर बाजार भारी मुनाफा वसूली का शिकार हो गया। सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 500 अंक फिसलकर 52,600 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी भी आज की हाई से 122 अंक फिसलकर 15,775 के पास बंद हुई। निफ्टी बैंक 35,282 की ऊंचाई से 537 अंक फिसलकर बंद हुआ। आज दोनों बेंचमार्क इंडेक्स को लाल निशान में जाने से बचाने में मारुति की 5% की बढ़त का बड़ा हाथ रहा। बाजार में आज चौतरफा तेजी का रुझान रहा और बड़ी कंपनियों के साथ ही छोटी मझोली कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी हुई, लेकिन कारोबार बंद होने पर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स में सिर्फ 0.05% की मजबूती रही। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स करीब आधे % के उछाल के साथ बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.34% का उछाल रहा। निफ्टी का आईटी, मेटल, एनर्जी, फार्मा, मीडिया और सरकारी बैंकों के स्टॉक इंडेक्स में मजबूती आई। निफ्टी के फाइनेंशियल, एफएमसीजी, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों के इंडेक्स में बिकवाली का रुझान रहा। सेंसेक्स का एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, एचयूएल और इंडसइंड बैंक में बिकवाली से दबाव बना। एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी इंडिया पेस्टिसाइड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए कल यानी 23 जून को खुलेगा और 25 जून को बंद होगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 290 रुपए से 296 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इश्यू का लॉट 50 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 50 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। इस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 14,800 रुपए और मैक्सिमम 1,92,400 रुपए निवेश कर सकते हैं। इंडिया पेस्टिसाइड्स कीटनाशक का उत्पादन करने वाली दुनिया की 5 टॉप कंपनियों में शामिल है। इस साल आने वाला ये 24वां आईपीओ होगा। अभी तक इस साल 23 कंपनियों ने कुल 37,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अप्रैल 2019 के बाद आज पहली बार ब्रेंट क्रूड $75 के पार पहुंच गया। इस साल कच्चे तेल में अब तक 45% की तेजी आ चुकी है। हालांकि शुरुआती तेजी के बाद अब कच्चे तेल में हल्की कमजोरी भी दिख रही है। अब खबर ये आ रही है कि ओपेक और नॉन ओपेक की अगली बैठक में रूस उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकता है। रूस सप्लाई डेफिसिट को कम करने के पक्ष में है और इसी का दबाव अब क्रूड मार्केट पर दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी देखी है, उसका फायदा क्रूड कीमतों को मिला है। फिलहाल कच्चे तेल में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, लेकिन ट्रेंड तेज ही का है। सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल ने हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। बीपीसीएल ने हरियाणा में ये सेवा हमसफर के साथ शुरू की है। ये एक ऐप बेस्ड डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सर्विसेज देने वाला स्टार्टअप है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस सेवा के तहत 20 लीटर की केन में डीजल की बिक्री की जाएगी, यानी ग्राहकों को कम से कम 20 लीटर डीजल खरीदना होगा। बीपीसीएल के मुताबिक इस डोर स्टेप सर्विस से हरियाणा के इंडस्ट्रियल टाउन के साथ छोटी हाउसिंग सोसाइटी, मॉल्स, अस्पताल, बैंक, कंस्ट्रक्शन साइट समेत तमाम जगहों पर फायदा होगा। जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी मुंबई से मंजूरी मिल गई है। हालांकि जेट एयरवेज को उसके पुराने स्लॉट्स नहीं लौटाए जाएंगे। एनसीएलटी ने आदेश में साफ किया है कि उसको लेकर कोई अधिकार नहीं होगा, बल्कि अर्जी पर डीजीसीए स्लॉट पर विचार करेगा। जेट को 90 दिनों के भीतर विमानन मंत्रालय और दूसरी सरकारी विभागों से सारी मंजूरियां लेनी होंगी। आज की सुनवाई के दौरान ही डीजीसीए ने साफ कर दिया कि अगर पुराने स्लॉट वापस लौटाने को लेकर कोई बंधनकारी आदेश दिया गया तो उसे एनसीएलटी में चुनौती दी जाएगी। हालांकि नहीं है। जेट एयरवेज के लिए कैलरॉक और जालान के कंसोर्शियम ने बोली लगाई थी। सरकार ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। इसे लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूल्स 2020 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा के लिए कई नए प्रावधान सुझाए गए हैं। इनमें फ्लैश सेल, भारी डिस्काउंट और क्रॉस सेलिंग के नए प्रावधान शामिल हैं। संशोधन के मुताबिक सरकार फ्लैश सेल को सीमित करने की तैयारी में है। हालांकि पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई कॉमर्स सेल पर पाबंदी नहीं लगेगी। इसमें लोकल प्रोडक्ट की बिक्री को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव भी है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित नियमों पर अपना सुझाव और टिप्पणी 6 जुलाई तक भेज सकते हैं।
गुजरात सरकार ने अपनी नई ई व्हीकल पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। पॉलिसी के तहत गुजरात में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। गुजरात में अब तक 250 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी मिली है। राज्य में 1 साल में और 250 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। गुजरात में चार्जिंग टैरिफ का ऐलान बाद में होगा। नई ई व्हीकल पॉलिसी के तहत 2 व्हीलर ईवी पर 20,000 रुपए तक, 3 व्हीलर ईवी पर 50,000 रुपए तक और 4 व्हीलर ईवी पर 1.5 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि गुजरात का केवड़िया शहर देश का पहला शहर होगा जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी। रिजर्व बैंक ने अपना तिमाही हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। सालाना आधार पर जनवरी मार्च तिमाही के दौरान देश भर में घरों की कीमतों में 2.7% की बढ़ोतरी हुई है। हाउसिंग में प्राइस इंडेक्स में देश के प्रमुख शहरों में भारी अंतर को देखने को मिला है। बेंगलुरु का HPI जहां 15.7% बढ़ा तो वहीं जयपुर में ये 3.6% घटा है। तिमाही आधार पर दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर के HPI में गिरावट दर्ज हुई है। अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में HPI बेहतर रहा। HPI का तिमाही डेटा हाउसिंग रजिस्ट्रेशन के आधार पर तैयार किया जाता है। RBI के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में देश के टॉप 10 शहर शामिल हैं। अमेरिका में स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों की भारी कमी हो गई है। इसे देखते हुए US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बड़े स्तर पर कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस को H-1B वीजा की संख्या को दोगुना करने और ग्रीन कार्ड के लिए हर देश के लिए नियत कोटा को खत्म करने का आग्रह किया है। H-1B वीजा एक नॉन एग्रीमेंट वीजा है। इसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशों कामगारों को ऐसे काम के लिए हायर करती हैं जिसके लिए तकनीकी दक्षता की जरूरत पड़ती है। तकनीकी कंपनियां हर साल भारत और चीन समेत दूसरे देशों से हजारों लोगों को हायर करने के लिए H-1B वीजा सिस्टम पर निर्भर है। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के गुपकार संगठन ने फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 24 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियों नेताओं को भी बुलाया गया है। इस महाबैठक में पहले आज श्रीनगर में गुपकार संगठन की बैठक हुई। ये मीटिंग पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई। बैठक से पहले PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग अलापा। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, जिनको उन्होंने बुलाया है। महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। कोरोना मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मार्केटिंग का नतीजा भुगत रहा है देश। राहुल गांधी की ओर से कोरोना पर श्वेत पत्र जारी किया गया। साथ ही तीसरी लहर को लेकर सरकार को कई सलाह दी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। बीते दिन वैक्सीनेशन में अच्छा काम हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आएगी और सरकार को तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो गलतियां दूसरी लहर में हुई हैं उसे तीसरी लहर में नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। कोविड को हमने हरा दिया। बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संबित पात्रा की ओर से निशाना साधा गया कि कांग्रेस शासित राज्यों से ही कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई। सबसे बुरा प्रभाव भी वहां पर हुआ। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार भी उन्हीं राज्यों में है। ऐसे में राहुल गांधी को इस प्रकार आरोप नहीं लगाने चाहिए। साथ ही संबित पात्रा ने राहुल गांधी को कंफ्यूजन का पर्याय बताया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। कंफ्यूजन इज दाई नेम। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है। ही इज कन्फ्यूशियस गांधी।
हमेशा कंफ्यूजन, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर कोरोना महामारी में मारे गए लोगों की असल संख्या छुपाने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने दावा किया है कि कोरोना में मरने वालों का आंकड़ा सरकार द्वारा दिखाए गए आंकड़ों से 43 गुना अधिक है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने ट्वीट में आरोप लगाया, राज्य की बीजेपी सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं, दरअसल अपना मुंह छिपा रही है। हालांकि अखिलेश ने ट्वीट में ये नहीं बताया कि आरटीआई के तहत ये जानकारी किसे और कब दी गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्मांतरण को लेकर हुए खुलासे के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि एजेंसियां इस मामले की तह से जांच करें और जो भी इसमें शामिल हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। साथ ही सीएम ने आदेश दिया है कि दोषियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया जाए, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए और जो भी धर्मांतरण मामले में आरोपी हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है। यूपी में धर्मांतरण मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपी उमर गौतम जहांगीर को 1 हफ्ते की एटीएस रिमांड पर भेजा है। एटीएस धर्मांतरण के लिए अवैध फंडिंग और उनके बैंक खातों को लेकर भी सवाल जवाब करेगी। एलजेपी में भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने एलजेपी के विवाद में खुलकर पशुपति पारस का समर्थन किया। चिराग पासवान के बयानों का हवाला देते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि चिराग कभी खुद को शेर का बच्चा कहते हैं तो कभी खुद को अनाथ बताते हैं। अगर चिराग शेर के बेटे हैं तो पारस भी उसी शेर के भाई हैं। वहीं आरसीपी सिंह ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी के शामिल होने की इच्छा जताई है। सिंह ने कहा कि जेडीयू केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने से जनता का विश्वास बढ़ेगा। 14 देश में कोरोना की दूसरी लहर थमती दिख रही है। बीते 24 घंटे में 91 दिनों बाद सबसे कम नए केस दर्ज हुए हैं। बीते एक दिन में कोरोना के 42,640 नए केस आए हैं तो वहीं करीब 82,000 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 1,167 लोगों की वायरस से मौत हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 6.5 लाख के करीब है। देश भर में अब तक कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या करीब 3 करोड़ पहुंच चुकी है। वहीं 2 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोग वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत सोमवार से हुई और पहले ही दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया। एक ही दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन अभियान में मध्य प्रदेश ने बाजी मारते हुए देश के करीब बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा डोज लगाई। मध्य प्रदेश में 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। इसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में वैक्सीन की डोज लगाई गई। वहीं 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल करीब 29 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस में बदलाव के चलते पूरी दुनिया पर एक बार फिर इसका खतरा मंडराने लगा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अब महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में 7,500 लोगों की जांच में खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के 21 मामले मिले हैं। रत्नागिरी में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 9 मामले सामने आए हैं। जलगांव में 7, मुंबई में 2 और पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक केस सामने आया है। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस का सबसे पहले यूरोप में पता चला था। बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वैक्सीन और इम्यूनिटी को भी मात दे सकता है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजों की जानकारी आज सामने आई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि डीजीसीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की समीक्षा में कोवैक्सीन का तीसरे फेज में 77.8% एफिकेसी रेट सामने आया है। फेज 3 ट्रायल के डाटा को कमेटी ने मंजूरी दे दी है। फेज 3 ट्रायल 25,800 लोगों पर हुआ था। इस रिव्यू को देखा गया था कि ये वैक्सीन कोरोना होने पर कितना बचाव करती है। बता दें कि कोवैक्सीन को इन ट्रायल के नतीजे आए बिना ही करीब 5 महीने पहले आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी थी। बिना ट्रायल नतीजों के मंजूरी मिलने पर तब काफी विवाद भी हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि यदि केंद्र सरकार से वैक्सीन समय पर मिलती रही तो अक्टूबर के महीने तक हम प्रदेश की पूरी जनता को टीका लगा देंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि नई व्यवस्था में अब टीका मिलने में आसानी हो रही है। प्रधानमंत्री ने जब से सारे सूत्र अपने हाथों में लिए हैं, टीका मिलना आसान हो गया है। मध्य प्रदेश में सोमवार को चलाए गए महाटीकाकरण अभियान में 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सारे जिलों में तय लक्ष्य से ज्यादा टीके लगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि 12वीं के कंपार्टमेंट प्राइवेट की रिपीटर्स के छात्रों के लिए परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो सीबीएसई और आईसीएसई के फॉर्मूले से सहमत हैं। एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सीबीएसई कह रहा है कि कंपार्टमेंट की परीक्षाएं 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी, जबकि आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन से पता चलता है कि तीसरी लहर सितंबर में आएगी। एम्स का भी कहना है कि वायरस का एक और वर्जन 3 सप्ताह में आ सकता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लिए मुफ्त टीकाकरण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले होर्डिंग बैनर लगाने को कहा है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के हिंदी और अंग्रेजी में होर्डिंग बैनर डिजाइन दिए हैं और ये डिजाइन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से एक डिजाइन में सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने की वजह से लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पटना के दियारा इलाके के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। दियारा के इलाकों में रहने वाले लोगों को पटना ले जाने के लिए केवल नाव का ही सहारा बचा है। पटना के नासरीगंज घाट कर पटना से दियारा इलाके को जोड़ने के लिए बड़े बड़े निजी नाव का आवागमन जारी है। इन नावों पर आम लोगों के साथ साथ मोटरसाइकिल, साइकिल लादकर दियारा क्षेत्र में पहुंचाई जा रही हैं। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं और पहाड़ टूट रहे हैं। नदी और पहाड़ सड़कों को निगल गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में हर साल बाढ़ और बारिश से करीब 64 करोड़ का नुकसान होता है। उत्तराखंड कई तरह की आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। वहीं उत्तराखंड का पानी यूपी में कहर बनकर आया है। हालात ये है कि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। प्रदेश में शारदा, घाघरा, राप्ती नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। RRR के लिए बैक टू बैक शेड्यूल की तैयारी। कोरोना की बाहुबली फ्रेंचाइजी फेम डायरेक्टर SS राजामौली की RRR मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से रुकी फिल्म की शूटिंग एक बार फिर शुरू होने जा रही है। चूंकि सरकार ने शूटिंग की इजाजत दे दी है, ऐसे में मेकर्स वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। वे बैक टू बैक शेड्यूल शूट करते हुए फिल्म कंप्लीट करेंगे। पहले गानों की शूटिंग होगी, फिर जरूरी सीन्स पर पैचवर्क किया जाएगा। तीसरी लहर आने का अंदेशा है। इसे ध्यान में रखते हुए मेकर्स फिल्म को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। जूनियर NTR और रामचरण स्टारर इस फिल्म से आलिया भट्ट और अजय देवगन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म का बजट करीब 325 करोड़ रुपए है और इसकी प्रस्तावित रिलीज डेट 13 अक्टूबर है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र का आखिरी शेड्यूल हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शूट किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स पूरी तरह वैक्सीनेट होने के बाद ही ट्रैवल सिचुएशन देखते हुए हंगरी रवाना होंगे। टीम अगस्त के बाद वहां जाने की प्लानिंग कर रही है। फिल्म की शूटिंग 2018 में शुरू हो गई थी, लेकिन इसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिल्म में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी राय की अहम भूमिका है। टाइगर श्रॉफ स्टारर अपकमिंग फिल्म गणपत की शूटिंग 20 सितंबर से शुरू होगी। ये दावा रिपोर्ट्स में फिल्म से जुड़े सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निर्देशक विकास बहल और अभिनेता टाइगर श्रॉफ दोनों ही फिल्म शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म पिछले साल क्लोज फ्लोर पर आई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ऐसा नहीं हो पाया। अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन मेकर्स ने इसे शुरू करने के लिए 20 सितंबर की तारीख चुनी है। फिल्म में कृति सेनन की अहम भूमिका है। खबर है कि एक्ट्रेस कृति सेनन के हाथ एक बड़ी फिल्म लग सकती है। अनुराग कश्यप काफी वक्त से हॉलीवुड फिल्म किल बिल का रीमेक बनाने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि कृति सेनन हिंदी रीमेक में उमा थर्मन वाली भूमिका निभाएं। फिल्म के प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने इस सिलसिले में कृति से कई दौर की बातचीत की है। बता दें कि निखिल के पास ही हॉलीवुड फिल्म के राइट्स हैं और उन्होंने पहले ही कहा था कि इस फिल्म को अनुराग कश्यप ही निर्देशित करेंगे। हालांकि अभी भी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। वेब सीरीज 24 के बाद अनिल कपूर दोबारा डायरेक्टर अभिनव देव के साथ हाथ मिला चुके हैं। एक्टर हॉलीवुड की एडवेंचरस फिल्म रेड में अहम रोल निभाते दिखेंगे, जिसे अभिनय द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। असली फिल्म में ब्रूस विल्लीज, मॉर्गन फ्रीमैन, जॉन माल्कोविक, हेलन मिरेल लीड रोल में थे। फिल्म की पूरी कास्ट को अब तक फाइनल नहीं किया गया है। फिलहाल अनिल कपूर डायरेक्टर राज मेहता की फिल्म जुग जुग जियो में भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ नीतू कपूर, वरुण धवन और कियारा आडवाणी भी नजर आएंगे।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ईशांत शर्मा ने 2 रिकॉर्ड बनाया है। वे कपिल देव को पीछे छोड़कर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वहीं उन्होंने न्यूजीलैंड की पारी के दौरान डेवोन कॉनवे का विकेट लिया। ये उनका विदेशी जमीन पर 200वां विकेट रहा। इसके साथ ही वो ऐसा करने वाले भारत के चौथे गेंदबाज बन गए। ईशांत ने ओवरऑल 102 टेस्ट खेले हैं। इनमें उन्होंने 304 विकेट चटकाए हैं। 11 बार ईशांत ने पारी में 5 विकेट लिए। भारत के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों फिर चर्चा में हैं। पर इस बार वे क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि अपने नए लुक के लिए चर्चा में हैं। अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी अक्सर फॉर्म में या किसी नए वेंचर पर दिख जाते हैं। इस बार वे अपनी मूंछों के लिए हेडलाइन में हैं। धोनी फिलहाल पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ शिमला में छुट्टियां मना रहे हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है। ऐसे मौके पर वे परिवार के साथ बाहर घूमने निकले। वहीं उनके चहेते फैंस ने उन्हें पहचान लिया और फोटो भी खिंचवाई। यूनुस खान ने पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी कोच का पद छोड़ने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उसने और यूनुस ने आपसी सहमति से फैसला लिया। इसका मतलब हुआ कि वे अब इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरे पर टीम के साथ नहीं होंगे। माना जा रहा है कि यूनुस पाकिस्तान टीम सिलेक्शन में अपनी राय को लगातार अनसुनी किए जाने से नाराज थे। ना तो पीसीबी और ना ही यूनुस खान ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ। यूनुस पाकिस्तान टीम के कैंप के दौरान मौजूद थे। यूनुस खान को पाकिस्तान के पिछले इंग्लैंड दौरे से पहले 2 साल के लिए बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया था। तेजिंदर पाल सिंह बग्गातूर ने शॉटपुट में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं एशियन मेडलिस्ट दुती चंद और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हिमा दास के पास ओलंपिक क्वालिफाई करने का आखिरी मौका है। तूर ने पटियाला में हुए ग्रां प्री में 21.10 मीटर दूरी से ज्यादा दूर शॉटपुट फेंक कर ओलंपिक के लिए टिकट बुक किया। उन्होंने 21.49 मीटर गोल फेंका। इसके साथ ही अब वो 12 साल की एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हुए। ये रिकॉर्ड सऊदी अरब के सुल्तान अब्दुल मजीद के नाम था। हाई जंप पर तेजस्विनी शंकर सहित दुती चंद और हिमा दास सहित अन्य एथलीटों के पास ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का आखिरी मौका है। न्यूजीलैंड की लॉरेन हार्बर्ट ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी। लॉरेन को क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन किए जाने के बाद वुमेन टीम में जगह दी गई है। वो 87 किलो वेट में भाग लेंगी। लॉरेन 2013 से पहले पुरुषों की प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे। वहीं लॉरेन की वुमेन टीम में शामिल किए जाने को लेकर आलोचना भी की जा रही है। आलोचकों का कहना है कि लॉरेन को गलत लाभ मिला है। वहीं लॉरेन ने इस बदलाव के लिए शुक्रिया अदा किया। भारत को फाइजर की वैक्सीन के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइजर के अमेरिकी सूत्र बता रहे हैं कि भारत सरकार और कंपनी के बीच जवाबदेही वाली शर्त पर बनी सहमति अब तक कागज पर नहीं उतरी है। दरअसल कंपनी चाहती है कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव होने पर उसकी जवाबदेही न रहे। भारत सरकार इसके लिए 1 महीने पहले ही राजी हो गई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर अमेरिका में फाइजर के कुछ अफसरों से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब तक इस डील में देरी होती दिख रही है।